अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम मेजरली डिस्कस करेंगे बॉर्डर प्रोटोकॉल्स के बारे में कि अगर आपने दुबई से सऊदी अरेबिया अपनी गाड़ी पे उम्रा करने जाना है तो बॉर्डर क्रॉसिंग के टाइम पे, जो कि अबू धाबी से सऊदी अरेबिया का जो बॉर्डर है, जब आप क्रॉस करते हैं तो उस बॉर्डर क्रॉसिंग के टाइम पे आपको क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस देखने को मिलेंगे, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको हर काउंटर की भी डिटेल्स आपसे शेयर करूँगा और आपको कंप्लीट गाइडलाइन दूंगा कि आपने बॉर्डर क्रॉसिंग के टाइम पे क्या क्या चीज़ें मद्देनजर रखनी है और किस किस तरीके से आप लोगों ने बॉर्डर क्रॉस करना है। और लास्ट 2 वीक में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आई हैं रूल्स में भी और आने जाने के एक्सपीरियंस में भी। काफ़ी सारे लोग जो रिसेंटली लास्ट 2 वीक में ट्रैवल करके आए हैं, मैंने उन लोगों से सारी उनकी राय ली है, उनका सारा एक्सपीरियंस लेके मैंने आज की वीडियो डिज़ाइन की है, जिसके अंदर मैं आपको सारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह आपसे शेयर करूंगा, ताकि आज की करंट डेट के हिसाब से आपको अपडेट इन्फॉर्मेशन मिले इंशाल्लाह, ताकि आपको तंगी ना हो। और मेरी लास्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में लोगों ने मुझसे जो क्वेश्चंस पूछे थे, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं वीडियो के स्टार्ट में हाईलाइट करूंगा, ताकि उनके भी जवाब आप लोगों तक पहुंचें और आप लोगों को समझने में आसानी हो। अगर तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर प्रोटोकॉल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को आगे करके डायरेक्ट बॉर्डर प्रोटोकॉल से ऑनवर्ड स्टार्ट कर दें। लेकिन अगर आप स्टार्ट में वो जो क्वेश्चन आंसर भी देखना चाहते हैं, जो कि छोटे से 3-4 क्वेश्चन होंगे, तो डेफिनेटली उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। आपके ट्रैवल के लिए वो फ़ायदेमंद ही साबित होंगे। इसका बड़ा सिंपल और ऑथेंटिक जवाब देता हूँ मैं आपको। आपका सेल फ़ोन तो होगा, इसके अंदर google.com आप खोलें, उसके अंदर टाइप करें आप यूएई ड्राइविंग लाइसेंस फॉर सऊदी अरेबिया। होपफुली आपके पास पहला जो आर्टिकल आएगा वो होगा गल्फ़ न्यूज़ का, ठीक है? आप उसके अंदर ओपन करेंगे तो आगे लिखा क्या हुआ है, इफ़ यू आर प्लानिंग टू विजिट सऊदी अरेबिया एंड वांट टू ड्राइव अराउंड द कंट्री, देयर इज़ सम गुड न्यूज़। इफ़ यू आर ऑलरेडी अ यूएई resident of GCC can use their driving license issued by their own country of residence to drive in other GCC countries। इसका सिंपल ज़ुबान में आपको तर्जुमा करके बताता हूँ कि बेसिकली कोई भी जीसीसी कंट्री का रेजिडेंट जिसके पास अपने कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है, बेशक वो ओमान से है, बेशक सऊदी अरेबिया से, बेशक यूएई से है, वो बाकी जीसीसी कंट्रीज़ में अपने उसी ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर ड्राइव कर सकता है। सिंपल एंड वेरी क्लियर। इसको आप जैसे मर्जी घुमा के बात करें, बट सिंपल बात यह है कि आप ड्राइव कर सकते हैं। आप ना सिर्फ सऊदी अरेबिया में ड्राइव कर सकते हैं, आप ओमान में, आप कतर में और बाकी जीसीसी कंट्रीज़ में भी ड्राइव कर सकते हैं इसी लाइसेंस के ऊपर। आपको इंटरनेशनल लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। और ये गल्फ़ न्यूज़ की मैंने आपको ऑथेंटिक न्यूज़ बताई है। सेकंड क्वेश्चन कार ऑनरशिप के बारे में था, जिसके अंदर फर्दर 3 पार्ट हैं जो मैं वन बाय वन डिस्कस करता हूँ। नंबर 1, अगर फ्रेंड या फैमिली मेम्बर के नाम पे होगी देन व्हाट, आप नहीं जा सकते, ठीक है? आपको या वो फ्रेंड या वो फैमिली मेम्बर अगर तो आपके साथ मौजूद है तो डेफिनेटली आप जा सकते हैं, क्योंकि बॉर्डर के ऊपर क्रॉसिंग के टाइम पे आपको जो कार का ओनर है उसको प्रेजेंट करना ज़रूरी है। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और जिसके ओनर के जिसके नाम पे गाड़ी है वो आपके साथ बैठा हुआ है, दैट इज़ नॉट अ इशू। लेकिन अगर आप वो ओनर आपके साथ मौजूद ही नहीं है, बेशक आपका फ्रेंड है, बेशक आपका फैमिली मेम्बर है, ब्रदर है, या बेशक आपके फादर है, आप नहीं ले जा सकते। कार के ओनर का होना ऑन द टाइम ऑफ बॉर्डर क्रॉसिंग बहुत ज़रूरी है। बॉर्डर क्रॉस करके आप कंट्री में उधर चला सकते हैं, बट बॉर्डर क्रॉसिंग के टाइम पे आपको वो नहीं जाने देंगे अगर कार का ओनर आपके साथ मौजूद नहीं है, ठीक है? वेरी क्लियर आंसर। नंबर 2, कंपनी नेम पे है अगर गाड़ी, देन व्हाट। कंपनी नेम पे है तो कंपनी का ओनर साथ होना ज़रूरी है ना, ठीक है? क्योंकि कार का ओनर अल्टीमेटली सिंपल रूल है, आप इस चीज़ को जहन में रखें। कार का ओनर आपके साथ मौजूद है, फाइन, यू आर गुड टू गो। लेकिन कार का ओनर आपके साथ मौजूद नहीं है, देन आप नहीं जा सकते। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। ये क्वेश्चन का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सिंपल एंड क्लियर रूल है उनका। तीसरा सवाल ये था कि बैंक काउंटर पे गाड़ी है देन व्हाट। इसके ऊपर 2 तरह के ओपिनियंस हैं। मेरे पास कुछ इस तरह के लोग हैं जिन लोगों के पास बैंक कॉन्ट्रैक्ट में गाड़ी है और वो गए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो गए हैं, उनसे क्वेश्चन नहीं किया गया, उनसे एनओसी भी नहीं इवन मांगा गया, क्योंकि बैंक का जो कॉन्ट्रैक्ट था ना वो उनके नाम पे था। तो आई डोंट नो किस तरीके से वो चीज़ गया, वो किस सिनेरियो में वो चीज़ काम करती है। इवन ओमान भी गए हैं, इवन सऊदी अरेबिया भी गए हैं, ठीक है? लेकिन कई दफ़ा ऐसे भी केसेस सामने आए हैं जिनको उन्होंने बॉर्डर से वापस भेज दिया है और कहा है कि बैंक का एनओसी चाहिए आपको। और कई बैंक्स ऐसे हैं जो एनओसी देते हैं, कई बैंक्स ऐसे हैं जो एनओसी नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि नहीं जी, हमारी पेमेंट्स अभी तक क्लियर नहीं है। समहाउ जो भी घुमा फिरा के चीज़ है ना, तो उसके अंदर भी 2 तरह की राय है। कोई बैंक इशू कर रहा है एनओसी, कोई बैंक इशू नहीं कर रहा। तो ये है कि अगर आपके बैंक के नाम पे है तो डेफिनेटली आप एनओसी के बगैर रिस्क ना लें, क्योंकि हो सकता है कि बॉर्डर से आपको वापस मोड़ दें। अगर एनओसी आपके पास मौजूद है और बैंक का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपके अपने नाम पे है, मुल्किये पे आपका नाम लिखा हुआ है, या इस तरीके से जो भी सारी चीज़ है, तो फिर आपको एनओसी के साथ इंशाल्लाह अलाउ कर देंगे। बट इसके अंदर 2 ओपिनियंस हैं,
ठीक है, कोई सॉलिड इन्फॉर्मेशन इसके बारे में नहीं है, इसलिए मैं आपको कैसी फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा कि जिसके ऊपर आप कहें कि यार मैं ये फॉलो करके चला जाऊँ। बट आप अल्लाह का नाम लेके NOC लें और देन आप जाएँ ताकि आपको तंगी ना हो। इससे अगला क्वेश्चन था ट्रिप टिकट और टूर सर्टिफिकेट के बारे में। ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर मज़े की बात आपको बताऊं कि मैं अभी हो गया था तो मैंने ना तो कोई ट्रिप टिकट लिया ना तो मैंने कोई टूर सर्टिफिकेट लिया, और मेरे बाद कम से कम 20 लोग गए हैं जो मेरे जानने वाले हैं जिन्होंने कोई ऐसी फॉर्मेलिटी नहीं की और वो लोग गए हैं और वापस आए हैं। बट लास्ट 10 डेज़ के अंदर ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जिसके अंदर बॉर्डर पे उनसे ट्रिप टिकट मांगा गया और वो प्रेजेंट करने पे उनको जाने दिया गया। एक दो केसेस ऐसे भी हैं जिनको उन्होंने वापस भेज दिया। तो आई एम प्रीटी शॉक्ड कि मैं भी होके आया हूँ और मुझसे नहीं मांगा था, तो हाउ कम सडनली ये सारी चीज़ें चेंज हुई हैं और अभी फ़िलहाल वो डिमांड कर रहे हैं। और इवन मज़े की बात यह है कि जो जिस भाई ने मुझे बताया था कि उनसे ट्रिप टिकट मांगा और ट्रिप टिकट दिखा के जाने दिया, उसके बाद एक और पर्सन गए हैं और वो कह रहे हैं उनके पास ट्रिप टिकट नहीं था। आई डोंट नो कि हो सकता है ऑफिसर टू ऑफिसर या टाइमिंग टू टाइमिंग चीज़ें वेरी हो रही हैं, बट अल्टीमेटली अगर मैं आपको समराइज़ करके बात बताऊं तो अगर तो आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, आपके साथ छोटे बच्चे या फीमेल्स हैं, तो फिर आप रिस्क ना लें, फिर आप ट्रिप टिकट इशू करवा लें और फिर आप ट्रिप टिकट के साथ ट्रैवल करें। ठीक है, उसमें आई थिंक मैं आपको बता देता हूँ उसके हैं चार्जेस। 957 के अंदर आपको ट्रिप टिकट इशू होगा, जिसके अंदर से 450 आई थिंक रिफंडेबल है। ठीक है, अगर तो आपको ट्रिप टिकट कैसे इशू होती है ये जानना है तो उसके लिए मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं 1-2 दिन में वीडियो बना के डाल दूंगा ट्रिप टिकट कैसे इशू करते हैं। 1-2 भाइयों की मैंने करवाई थी अभी, और ये है कि आपको भी मैं इंशाल्लाह गाइड कर दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फॉर राइट नाउ अगर मैं आपकी जगह पे होऊंगा तो मैं क्या करूँगा, अगर तो मैं फैमिली के साथ जा रहा हूँ तो डेफिनेटली मैं फिर प्रेफर करूँगा कि मैं ट्रिप टिकट इशू करवा लूँ। लेकिन अगर मैं अकेला जा रहा हूँ या दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, मतलब हम लोग सिर्फ और सिर्फ बैचलर्स हैं, तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं ट्रिप टिकट नहीं लूँगा और मैं डे टाइम के अंदर ट्रैवल करने की कोशिश करूँगा। उसकी रीज़न ये है कि अगर इन केस मुझे बॉर्डर पे इस तरह की फॉर्मेलिटी कोई पूरी करनी पड़ी और उसकी वजह से मुझे रोक लिया, तो फिर मैं ऑनलाइन ट्रिप टिकट इशू हो जाता है, ठीक है, MOI के ऐप के थ्रू, तो मैं उधर मौके पे इशू करवा लूँगा। मतलब मैं स्टिल, अगर मैं आपकी जगह पे हूँगा तो मैं स्टिल अपनी किस्मत का पत्ता खेलूँगा कि अगर तो मेरा इसके बगैर बॉर्डर क्रॉस हो गया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ मैं वहीं पे इशू करवा लूँगा। वो ऑनलाइन प्रोसेस है, ऑनलाइन उसको अप्लाई करूँगा, वही उनको दिखा के ये देखें मैंने अप्लाई कर लिया, तो इंशाल्लाह शायद वो जाने देंगे। क्योंकि ऐसा केस भी मेरे सामने आया है एक्चुअली, जिसकी वजह से मैं आपसे ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि एक भाईजान थे, उनको रोका और उनकी कॉल आई थी और उनको हमने डायरेक्टली यही सजेस्ट किया कि आप अभी इसी टाइम MOI की ऐप को खोलें और आप अप्लाई कर दें। उन्होंने अप्लाई किया और वो अप्लाई देख के उन्होंने कि ये एप्लीकेशन सबमिट करवा दिया उन्होंने, तो उन्होंने उनको जाने दिया था। तो दैट इज़ ऑल्सो है ऑप्शन, अगर आप वो ऑप्शन भी चूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि उसके अंदर आप दोनों साइड पे खड़े हैं। हो सकता है आपको बॉर्डर क्रॉस करने दें, हो सकता है आपको वो बॉर्डर पे रोकें, तो फिर आप उधर ही MOI की ऐप के ऊपर आप इशू करवा सकते हैं। लेकिन आप उसका तरीका ज़रूर सीख लें अच्छे तरीके से। अगर आपको नहीं पता तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं भी आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में गाइड कर दूँगा। तो अब आते हैं बॉर्डर प्रोटोकॉल्स और रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में, क्या आपको रिक्वायरमेंट्स है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और आपने किस तरीके से बॉर्डर क्रॉस करना है। मैंने अपने एक्सपीरियंस की बेस पे और जितने मेरे सारे जानने वाले हैं, जितने अजीज़ हैं, उन्होंने जितना मेरे से एक्सपीरियंस शेयर किया उसकी बेस पे मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, जिसके अंदर मैंने काउंटर वाइज आपसे एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड के तौर पे, ताकि आपको काउंटर वाइज समझ में आए कि आपने हर काउंटर पे क्या करना है। वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपको सारे सवालों का जवाब मिले, ताकि आपके पास आधी इन्फॉर्मेशन ना हो, आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन हो और आप अच्छे तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल कर सकें। ओके, सबसे पहले तो ये है कि बॉर्डर पे जाने से पहले की टिप ये है कि आपको बॉर्डर पे किसी किस्म का कोई फूड या कोई खाने पीने की चीज़ तो नहीं मिलेगी, और हो सकता है वहाँ पे थोड़ा सा टाइम आपको लग जाए, तो आप फूड वगैरह अपने पास थोड़ा सा रखें, ड्राई किस्म का, जो आपका ख़राब ना हो, ताकि आपको कोई बॉर्डर पे क्रॉस करते हुए टाइम लगता है या बॉर्डर के बाद भी, अगर आपका जो ज़ाहिरी बात है फ़ौरन सऊदी अरेबिया स्टार्ट होगा, नई कंट्री में गए हैं आप, अगर तो आप पहली दफ़ा ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको उसके बारे में भी अवेयरनेस नहीं होगी, तो आपको टाइम लगेगा किसी नेक्स्ट शॉप तक जाने से पहले, तो कुछ थोड़ा बहुत फूड अपने साथ रखें। सेकंड टिप ये है कि आप पेट्रोल का टैंक लास्ट जो आपको बॉर्डर से पहले पेट्रोल पम्प मिल रहा होगा उससे आप फुल करवा लें सऊदी अरेबिया एंटर होने से पहले, क्योंकि नेक्स्ट पेट्रोल पम्प आपको तो नहीं पता कि कितने किलोमीटर से बाद मिलेगा आपको, तो डेफिनेटली अपने आप को सेफ साइड पर रखें। ये तो होगी पहली प्रिकॉशन जो आपको बॉर्डर क्रॉस करने से पहले करनी है। अब आते हैं कि जब आप बॉर्डर पर पहुँचेंगे तो पहला जो काउंटर आएगा ना वो UAE में आता है। उस काउंटर पर आपको होपफुली कोई भी नहीं मिलेगा, शायद बैठे ही नहीं होंगे, या शायद बैठे भी होंगे तो वो रोकेंगे नहीं। अगर रोका भी तो मैक्सिमम वो आपसे
सलाम दुआ करेंगे, आपसे पूछेंगे कितने लोग हैं गाड़ी में, जी किधर जा रहे हैं, और उसके बाद जाने देंगे। कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, वो नॉर्मली एम्प्टी मिलता है वो कैबिन, ठीक है। और अगर बैठा भी होता है तो वहाँ पे रोकते नहीं है, बस आप चल पड़ते हैं उधर से आगे। सेकंड काउंटर भी यूएई के अंदर ही आता है, उसके ऊपर भी वो नॉर्मली रोकते नहीं है, या शायद बाज़ का कोई बंदा नहीं भी बैठा होता, बस वो कैबन्स बने होते हैं जैसे आपका टूल प्लाजा होता है ना, उस तरीके से आप गुजर जाएंगे उसके अंदर से भी। तीसरा जो काउंटर होगा वो भी यूएई के अंदर ही आता है। उस काउंटर पे आपके ओरिजिनल पासपोर्ट, गाड़ी का मुल्किया, और हो सकता है माइट भी पॉसिबल कि उसकी कॉपीज़ भी डिमांड करें आपसे। आप कॉपीज़ करवा लीजिएगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि मांगेंगे, आप फॉर सेफ साइड करवा लीजिएगा। ओरिजिनल पासपोर्ट, ओरिजिनल मुल्किया वो चेक करेंगे, और उसके बाद वो अपने रिकॉर्ड में चेक करेंगे सारी चीज़ें। और हो सकता है कि वो थोड़ा सा टाइम लगे वहाँ पर, क्योंकि उन्होंने सिस्टम में क्रॉस चेकिंग करना होता है। बेसिकली उन्होंने सारे के सारी जो आपकी रिकॉर्ड है आपसे रिलेटेड और आपकी गाड़ी से रिलेटेड वो चेक करना होता है। यहीं पे अगर आपका ऑनर मौजूद नहीं है तो हो सकता है वो यहाँ से आपको वापस भेज दें, क्योंकि जब उन्होंने मुल्किया देखना तो उन्होंने आपसे मांगना है कि हु इज़ द ऑनर, वो नाम लेके बोलेंगे। मतलब मिसाल के तौर पे अगर मैं हूँ तैयब हूँ तो वो कहेंगे वेयर इज़ तैयब, ओके। तो अगर आप ऑनर उस टाइम नहीं सामने होगा, ऑनर का पासपोर्ट देखेंगे, सारा कुछ देखेंगे, तो आप ओके कर देंगे, एग्जिट की स्टैंप लगा देंगे। बट अगर आप में से किसी पर्सन के ऊपर खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम है यूएई के अंदर, कोई केस पेंडिंग है या कोई पेमेंट रहती है या एनीथिंग, कोई कंप्लेंट है, तो फिर हो सकता है वहाँ पे आपको रोक लें और फिर आपके एग्जिट की स्टैंप नहीं लेंगे, वहीं से आपको वापस भेज देंगे, ठीक है। और अगर सब कुछ ओके है, किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप सब लोगों के पासपोर्ट के ऊपर एग्जिट की स्टैंप लगाएंगे और आपको एक स्लिप देंगे जो कि आपकी गाड़ी से रिलेटेड स्लिप होगी। आपने वो भी संभाल के रखनी है, उसको आपने लेफ्ट राइट नहीं करना। वो मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताऊंगा कि आपने उस स्लिप का क्या करना है। तो ये वाला काउंटर क्रॉस करने के बाद आपने यूएई से एग्जिट ले लिया, लेकिन अभी आप सऊदी अरेबिया में एंटर नहीं हुए हैं। कुछ 2 किलोमीटर का रास्ता बीच में होगा ऑलमोस्ट, जो कि ना यूएई में आता है ना सऊदी अरेबिया में आता है। फन फैक्ट, इस एरिया को डिमिलिटराइज्ड जोन कहते हैं। ये किसी कंट्री में नहीं आता, लेकिन होता दोनों तरफ की अथॉरिटीज़ के अंडर कंट्रोल ही है। उसके बाद सऊदी अरेबिया का पहला काउंटर आएगा, उसके अंदर भी आपको प्रॉबेबली नहीं रोकेंगे, आपको वेलकम करेंगे, आपसे सिर्फ पूछ लेंगे कि आप गाड़ी में कितने लोग बैठे हैं। शायद गाड़ी का मुल्किया और पासपोर्ट मांगे भी, लेकिन नॉर्मली नहीं मांगते, ठीक है। दोनों तरह के केसेस हैं, कभी नहीं भी मांगते, कभी वैसे ही कह देते हैं मुल्किया दिखा दो या कितने लोग बैठे हैं, लेकिन कोई फॉर्मेलिटीज़ जो मेन वाली है ना वो वहाँ पे नहीं होनी है, ठीक है। वो फोर्थ काउंटर भी आप इस तरीके से क्रॉस कर लेंगे। इसके बाद जो फिफ्थ काउंटर आएगा, जो कि सऊदी अरेबिया का सेकंड काउंटर होगा, उसके ऊपर आपके पासपोर्ट पे सऊदी अरेबिया की एंट्री की स्टैंप लगेगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने जो ई वीज़ा इशू किया है अपना 1 ईयर का मल्टीपल, अगर आप उसके ऊपर पहली दफ़ा ट्रैवल कर रहे हैं, देन आपको फैमिलीज़ के लिए अलहदा हॉल है और बैचलर्स के लिए सेपरेट हॉल है। आपको आपके रेलेवेंट हॉल में वो गाइड कर देंगे, वहाँ पे आपको जाना होगा। वहाँ पे जाके आपके फिंगरप्रिंट्स लेंगे। फिंगरप्रिंट्स लेने के बाद आपका जो वीज़ा है वो वैलिड हो जाएगा, ठीक है। अगर खुदा ना खास्ता अगर आपके वीज़ा में कोई प्रॉब्लम हुआ, सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हुआ, तो यहाँ से भी इवन प्रॉब्लम हो सकता है। मैं कुछ ऐसे केसेस को भी जानता हूँ जिसके अंदर उनका पासपोर्ट 6 मंथ से कम वैलिड था, तो उन्होंने वहाँ से उनको वापस भेज दिया था कि क्योंकि आपको पता है ये इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक है कि आपका पासपोर्ट 6 मंथ से ज़्यादा वैलिडिटी का होना चाहिए, अदरवाइज़ आपको विज़िट पे किसी कंट्री में जाने नहीं देते हैं। तो मेक श्योर कि आपका पासपोर्ट 6 मंथ से ज़्यादा वैलिडिटी के ऊपर है, क्योंकि अभी रिसेंटली 2-3 केसेस ऐसे आए हैं मेरी नज़र में, जो लोग अपना यूएई से एग्जिट ले चुके थे, लेकिन जब वो अपना फिंगरप्रिंट देने गए हैं तो उनको सऊदी अरेबिया की एंट्री नहीं मिली और वहीं से उनको वापस मोड़ दिया। उन्होंने दोबारा यूएई में एंट्री लिया और वो फिर टैक्सी लेके वापस आए हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ है कि आपका पासपोर्ट 6 मंथ से ज़्यादा वैलिड होना ज़रूरी है फॉर विजिट पर्पसेस। विजिट वीज़े पे किसी भी कंट्री जाएंगे तो ये सेम रूल अप्लाई होता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर खुदा ना खास्ता किसी का सऊदी अरेबिया में कोई खुदा ना खास्ता प्रॉब्लम है, जो कि पहले पास्ट में कोई हो, तो उसकी वजह से भी वो सऊदी अरेबिया में एंटर यहाँ पे नहीं होने देंगे, यहीं से आपको वापस मोड़ देंगे। अभी रिसेंटली एक भाई गए थे, उनका सऊदी अरेबिया में उनका कोई केस था, अपने कफ़ील से लड़ के आए थे, तो उन जो भी केस था उसके बारे में मैं डिटेल में बात नहीं करूँगा, लेकिन वो वहाँ से वापस उनको भी मोड़ दिया था। तो बेसिकली ये काउंटर लास्ट है कि जहाँ पर वो सारी चीज़ें चेक करते हैं, वो सऊदी अरेबिया का रिकॉर्ड चेक करते हैं, यूएई का नहीं, सऊदी अरेबिया का। और फिर यह कि आपके फिंगरप्रिंट्स लेंगे। फिंगरप्रिंट लेने के बाद आपका जो ई वीज़ा इशू हुआ था ना, वो बेसिकली तब वैलिड होता है। इससे पहले वो सिर्फ ऑन पेपर और ऑनलाइन रिकॉर्ड में था, अब वो उनके फिजिकल रिकॉर्ड में वो चीज़ सारी आ चुकी है, ठीक है। अब आप ओके हैं एंट्री करने के लिए और आपके पासपोर्ट पे वो एंट्री की स्टैंप लगा देंगे और इसके बाद आप दोबारा अपनी गाड़ी में जाके बैठ जाएंगे। यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि अगर हमारा डिपेंडेंट वीज़ा है देन व्हाट। अच्छा क्वेश्चन है आपका।
अगर तो आप डिपेंडेंट वीज़ा पे हैं, लाइक फैमिली वीज़ा जो होते हैं वो डिपेंडेंट वीज़ाज़ के अंदर कंसीडर होते हैं। आप अपनी वाइफ के वीज़ा पे हैं या आप अपने हस्बैंड के वीज़ा पे हैं या आपके साथ आपके बच्चे हैं जो डिपेंडेंट हैं, तो वहाँ पर उनका जो मेन एप्लीकेंट है वो उसके बारे में पूछ सकते हैं आपसे कि आपका मेन एप्लीकेंट कहाँ पे है, जिसको वो कहते हैं कफ़ील कहाँ पे है। तो वो आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं। मेरे पास दोनों तरह के केसेस मौजूद हैं, जिसके अंदर मेरे कुछ जानने वाले हैं जिन लोगों से उन्होंने पूछा था, ऐसे भी हैं जिनसे नहीं पूछा था। और जब पूछते हैं तो फिर वो उनका फ़िज़िकली मौजूद होना ज़रूरी है या एक फॉर्मल एनओसी होना ज़रूरी है। तो ये है कि आप अपने कफ़ील जो कि अपना डिपेंडेंट मेन एप्लीकेंट है उसके साथ आप ट्रैवल करें, या फिर आप एक फॉर्मल एनओसी अपने साथ रखें ताकि आपको यहाँ पे तंगी ना हो, अदरवाइज़ इसके ऊपर भी वो प्रॉब्लम कर सकते हैं। इसके बाद जो 6 काउंटर आएगा जो कि सऊदी अरबिया का बेसिकली 3rd काउंटर होगा, उस काउंटर पे आपका कस्टम चेकिंग होती है, ठीक है। उसके लिए एक नॉर्मल रूटीन चेकअप होता है। आपको गाड़ी में अगर तो फैमिली बैठी है तो शायद वो आपको 2 मिनट के लिए साइड पे करेंगे और गाड़ी के गिर्द सिर्फ इक्विपमेंट घुमा के वो देख लेंगे कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन अगर आप बैचलर्स हैं तो हो सकता है कि वो इक्विपमेंट के बाद आपसे वैसे भी क्वेश्चन आंसर करें और आपके बैग्स वगैरह भी चेक कर सकते हैं इवन। लेकिन वो एक रूटीन चेकअप है, उसके अंदर कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये जो बॉर्डर के जो प्रोटोकॉल्स हैं उसके अंदर शामिल है कि उन्होंने जो चेकअप्स वगैरह करने होते हैं, तो वो सारा तसल्ली से देख के फिर उसके बाद आपको कहेंगे आप बैठ जाएं गाड़ी में और आपको कहेंगे नेक्स्ट आप आगे चले जाएं। इसके बाद जो नेक्स्ट काउंटर आएगा जो कि रूटीन के हिसाब से 7th काउंटर बनेगा आपका, बट सऊदी अरबिया का 4th काउंटर होगा। उधर आपने इंश्योरेंस परचेज करनी है। इंश्योरेंस आपने अपनी फिजिबिलिटी के हिसाब से परचेज करनी है कि आपने कितने दिन का टूर प्लान किया है। अगर तो आप 1 वीक के लिए जा रहे हैं 1 वीक की इंश्योरेंस आप बाय करें। अगर आप 15 डेज़ के लिए जा रहे हैं तो आप 15 डेज़ की इंश्योरेंस बाय करें। 1 मंथ या 6 मंथ जितने टाइम के लिए आप जा रहे हैं आप उतने देर के लिए इंश्योरेंस बाय करें, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर 1 वीक, 15 डेज़, 1 मंथ और 6 मंथ की ऑप्शन है। मैंने 1 वीक की परचेज की थी जो कि 120 प्लस टैक्स है, जो कि 138 बनता है टोटल मिला के, ठीक है। तो आप अपनी फिजिबिलिटी के हिसाब से जो इंश्योरेंस आपने परचेज करनी होगी वो अपनी कार के लिए आप इंश्योरेंस परचेज कर लेंगे। इस काउंटर पर दोबारा आपसे गाड़ी का मुल्किया, ऑनर का पासपोर्ट, जो कार ऑनर है उसका पासपोर्ट और वो जो स्लिप आपको दी थी ना वो मांगेंगे। उसके हिसाब से वो अपने रिकॉर्ड में एंट्री कर लेंगे, आपसे पेमेंट लेंगे। पेमेंट के ऊपर 2 चीज़ें हैं। मैं जब गया था मैंने कैश दिया था, अब लेकिन सुनने में आ रहा है कुछ लोगों से वो कार्ड डिमांड कर रहे हैं। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप कार्ड और कैश दोनों रखें ताकि आपको वहाँ पर अगर आपसे कार्ड पे मांगते हैं तो आप कार्ड में पेमेंट कर लें, अगर आपसे कैश में मांगते हैं तो कैश में पेमेंट कर लें। बॉर्डर पे आप तंगी ताकि आपको ना हो तो दोनों केसेस में आप कैश और कार्ड दोनों रखिएगा अपने पास, ठीक है। और एक ज़रूरी चीज़ जो कि आपने स्लिप इंश्योरेंस बाय करते वक्त उस काउंटर पे देनी है, वो आपने उस काउंटर से वापस, इंश्योरेंस वाले काउंटर से वापस लाजमी ले लेनी है, क्योंकि ये स्लिप अगले काउंटर पे सबमिट करवानी है आपने। यहाँ पर आपने सबमिट नहीं करवानी, यहाँ पर सिर्फ आपने उसको दिखानी थी इंश्योरेंस परचेज़ करते वक्त। उसके बाद आप वापस ले लेंगे और आप नेक्स्ट काउंटर की तरफ मूव कर जाएंगे। इसके बाद जो काउंटर होगा वो लास्ट काउंटर होगा। आपने इस काउंटर पे वो स्लिप जो गाड़ी की आपको इशू हुई है वो आपने इस काउंटर पे सबमिट करवा देनी है। यहाँ पर वो आपको रिटर्न नहीं मिलेगी, एक बार सबमिट करवा दी उन्होंने, दैट्स इट। हो सकता है जेनेरिक किस्म के कोई क्वेश्चन आपसे वो पूछें कि कितने लोग गाड़ी में बैठे हैं और पासपोर्ट शायद मांगे के दिखा दें, लेकिन हो सकता है शायद ना मांगे। मेन पर्पस इस काउंटर का वो स्लिप सबमिट कराना था। उसके बाद आप ये काउंटर क्रॉस करेंगे एंड नाउ यू आर इन सऊदी अरेबिया। इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैरियत से आपका टाइम लेके आए, आप इसी तरीके से स्मूथली बॉर्डर क्रॉस करेंगे, किसी किस्म की आपको हर्डल नहीं आएगी। बड़ा स्मूथ प्रोसेस होता है, किसी किस्म का सोचने में थोड़ा सा शायद आपको ज़्यादा लग रहा हो, लेकिन आप वहाँ पर फ्लो के साथ सारे काम करते जाएंगे, किसी किस्म की कोई तंगी इंशाल्लाह नहीं होगी। तो आज की वीडियो के लिए यही इन्फॉर्मेशन थी। अगर स्टिल आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका भी आपको जवाब ज़रूर दे दूंगा। बाकी कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, क्योंकि उससे मुझे आसानी होती है अपनी नेक्स्ट वीडियोस प्लान करने के लिए। और मैंने उम्रा बाय रोड के ऊपर काफ़ी डिटेल वीडियोस ऑलरेडी भी बना के डाली हुई हैं, जिसके अंदर मैंने, अगर आप अपनी पर्सनल कार पे जाना चाहते हैं उसके लिए भी एक ट्रैवल गाइड है, और अगर आप बस पे जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक कंप्लीट ट्रैवल गाइड है। पॉडकास्ट स्टाइल में मैंने एक भाईजान को बुला के उनके साथ डिटेल में इंटरव्यू किया था, जिसके अंदर उन्होंने अपना बस पे जाने का सारा एक्सपीरियंस शेयर किया था। तो अगर आप कोई ऐसे बंदे हैं जो बस पे ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप वो वीडियो देखें, आपको कंप्लीट A to Z डिटेल में हर चीज़ पता चलेगी कि आपको बस पे जाते हुए क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, और आपको बस और कार में से कौन सी चीज़ चूज़ करनी चाहिए बाय रोड जाने के लिए, इस चीज़ में भी आसानी होगी। मैं वीडियोस के लिंक यहाँ डाल देता हूँ, आप
देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। बाकी मेरी फ्यूचर वीडियोस के बारे में अपडेट रहने के लिए अगर आप चाहें तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। मेरे चैनल पे आप लोगों को प्रॉब्लम सॉल्विंग और इन्फॉर्मेटिव टाइप ऑफ कंटेंट मिलेगा जिसके अंदर टू दी पॉइंट इन्फॉर्मेशन बेस्ड बात हुआ करेगी इंशाल्लाह। और फ्यूचर के लिए मैंने काफ़ी सारे अच्छे टॉपिक लाइन अप करके रखे हुए हैं जिसके लिए आप लोगों की सपोर्ट चाहिए इंशाल्लाह। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम मजीद वीडियोज़ बना के डालते रहेंगे इंशाल्लाह। और अभी के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।